नगर में रहते हैं, जनपद में रहते हैं, गाँव में, कस्बों में रहते हैं, पुर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, जंगल और पर्वतों में नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। जंगल हैं, पर्वत हैं, और भारत तो हमारा इस मामले में विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जितनी विविधता, जितनी सुंदरता यहाँ देखने को मिलती है वो दूसरी जगह दुर्लभ है। अनेक प्रकार के जन हैं। सभ्यता, संस्कृति, भाषा, विचार, बोली की दृष्टि से भी उनमें तरह तरह की अनेकता है। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। दुनिया के सभी प्रमुख धर्म भारत में स्वीकार हैं, उनका प्रचलन है, और भाषाएं भी अनेक हैं। कोई एक भाषा पूरे भारत में नहीं, अनेक भाषाएं हैं। फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। ऊपरी सतह पे जो हमें अनेकता या भेद दिखाई पड़ती है वो वस्तुतः अनेकता या विभेद है नहीं। एक सूत्र है, हृदय का सूत्र है, जो इस पृथ्वी माँ से, इस भारत की भूमि से जुड़ा हुआ है, और इसके कारण आंतरिक तौर पर अंदर ही अंदर सब एक हैं। उनके अंदर सौहार्द, सौहार्द का मतलब हृदय का सुंदर होना, हृदय का मिलना, सौहार्द का जो भाव है, हृदय का जो भाव है वो अखंड है। उसमें किसी तरह का कोई टूटन, बिखराव नहीं देखने को मिलता है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं भी, आज भी भारत में है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी जंगलों में रह रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं। दोनों के रहन सहन, भाषा, बोली में, आचार विचार में अंतर है। लेकिन माँ की दृष्टि में, इस धरती माँ की दृष्टि से, इस भारत माँ की दृष्टि में शहर वाला और जंगल में रहने वाले व्यक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं होगा। दोनों ही पुत्र हैं और बराबर के भागीदार हैं, बराबर के स्नेह पात्र हैं। किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने अभी कहा कि पृथ्वी की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं। शहर में रहने वाला व्यक्ति भी उसका पुत्र है, और जंगलों में अर्धनग्न अवस्था में रहने वाला वो सामान्य व्यक्ति भी उसी का पुत्र है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। पृथ्वी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। ये हवा, ये आकाश, ये धरती, प्राकृतिक तत्व किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, न जाति के आधार पे, न धर्म के आधार पर। ये जो बहुत बड़ा आंगन है, प्रांगण आंगन है, क्षेत्र है धरती का, उसकी जो गोद है, उस गोद में सभी का बराबर अधिकार है, सभी को क्रीड़ा करने का अधिकार है, एक जैसे रहने का अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है प्रिय छात्रों। अगर इस सूत्र को भी आप अपने हृदय में बसा लें तो इस पूरे निबंध की जो मूल भावना है वो इस तरह के वाक्यों में उछलकर सामने आ रहा है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता है जहाँ विषमता हो, आर्थिक विषमता हो, सामाजिक विषमता हो, जहाँ भेदभाव हो, कुछ बहुत अमीर हों, कुछ बहुत गरीब हों, कुछ में किसी तरह के धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव हो। जहाँ इस प्रकार की विषमता है, जहाँ बहुत बड़े अंश को आप पीछे छोड़ करके आगे जाने की तैयारी करें, तो ऐसे में राष्ट्र का पथ अवरुद्ध हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है, बाधा आ जाती है। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए, लेनी होगी, प्रत्येक अंग की।
जो गरीब हैं उनको भी देखना है, जो अमीर हैं उन्हें भी देखना है, स्त्री है उनको भी देखना है, पुरुष उनको भी देखना है। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध उसकी चिंता हमें करनी है, उसकी खबर लेनी है, तब राष्ट्र आगे बढ़ेगा। ये आवश्यक है। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। अब यहाँ पर लेखक ने राष्ट्र को एक शरीर के रूप में रूपायित किया है, एक शरीर से उसकी तुलना दी है। प्रिय छात्रों, आप हम सभी अपने अनुभवों से जानते हैं कि ये जो हमारा मानव शरीर है, इसके अगर किसी भी अंग में कहीं थोड़ी सी भी चोट लग जाती है या कोई वेदना पैदा हो जाती है या कोई रोग पैदा हो जाता है तो पूरा का पूरा शरीर उस रोग, उस पीड़ा, उस वेदना से पीड़ित हो जाता है। कहीं ऐसा हुआ है कि अंगूठे में चोट लगी हो और मस्तिष्क को उसकी खबर ना हो, या मस्तिष्क बेफिक्र हो, हाथ बेफिक्र हो, पेट बेफिक्र हो? नहीं, अंगूठे की चोट से भी सारा का सारा शरीर प्रभावित होगा। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा राष्ट्र है, उस राष्ट्र का अगर कोई भी अंग पिछड़ा है, अंधकार में पड़ा हुआ है, उस पर कोई संकट है, तो सारा का सारा जो राष्ट्र रूपी शरीर है वो दुखी रहेगा, पीड़ाग्रस्त रहेगा, परेशान होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो फिर करना क्या है? करना यह है लेखक के अनुसार कि इस प्रकार समग्र राष्ट्र जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, समग्रता से आगे बढ़ाना है, समग्रता मतलब पूर्णता से, पूरी तरह से आगे बढ़ाना है, तो पूरे राष्ट्र को जागृत करना है, उस पूरे राष्ट्र की प्रगति करनी है, हर जन की प्रगति हो, हर जन जागृत हो। इतना बड़ा जब उदार भावना, इतना बड़ा जब मन होगा, तब वो राष्ट्र विकास करेगा। और जहाँ मन छोटा होगा, भावनाएं अनुदार होंगी, उदार माने बड़ी, अनुदार माने छोटी, तरह तरह के भेदभाव से ग्रस्त होंगी, वहाँ राष्ट्र प्रगति नहीं करता है। वो देश तो बना रह सकता है, लेकिन देश राष्ट्र नहीं होता। ये मैंने पहले भी बतलाया था। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस ओर इशारा भी किया है कि केवल भूमि राष्ट्र नहीं, केवल जन राष्ट्र नहीं, केवल संस्कृति राष्ट्र नहीं, तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र बनता है और हमें तीनों की ही कद्र करनी पड़ेगी, तब वो राष्ट्र समग्रता से आगे बढ़ पाएगा। जन का प्रवाह अनंत होता है, अनंत है। कौन कहाँ से कब आया, कैसे आया? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि भारत महामानव समुद्र है। महामानव समुद्र, जैसे नदियाँ, नद और न जाने जल प्रवाह के कई स्रोत आ करके समुद्र में मिल जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, समुद्र बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो भारत भूमि है, इसमें जन का प्रवाह कब, कहाँ से, कैसे आया, इसको स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया जा सका है, अभी तक नहीं किया जा सका है। ये अनेक मानव शाखाओं का सुंदर गुलदस्ता है, पुष्प है, गुच्छा है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया। तादात्म्य, उससे एक हो जाना, उसी में विलीन हो जाना, मिल जाना, ये हजारों साल की प्रक्रिया थी। सहस्रों वर्षों, हजारों सालों से एक दिन में राष्ट्र की भावना नहीं जागृत हो जाती। इस धरती को अपनाते 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 आज हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ ये धरती हमारे लिए सब कुछ है, माँ है। इसके लिए सब कुछ निछावर किया जा सकता है। ये जो भावना है, ये जन के अंदर अकस्मात नहीं आई। हजारों वर्षों की तपस्या, भावनात्मक सम्मिलन, भावनात्मक विलीनता के बाद ये अवस्था मिली है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल
भुवन को अमृत से भर देती हैं। आप देख सकते हैं कि तत्सम शब्दावली में बहुत सुंदर चित्रण किया गया है कि ये सूर्य की रश्मियाँ माने किरणें नित्य हमेशा प्रातःकाल भुवन को, इस पूरे लोक को अमृत से भर देती हैं, अपनी जीवनदायिनी रोशनी से भर देती हैं। तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। जो राष्ट्र भूमि के साथ अच्छा लगाव रखता है, जिसमें भेदभाव नहीं रह जाता है, जो एक साथ जुट करके आगे बढ़ते हैं, वे तब तक अमर रहते हैं जब तक इस संसार में सूर्य है और उसकी रोशनी है। उस रोशनी से जो अंधकार मिट जाता है, जन को एक जीवन प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से जन की ये जो धारा है, ये मिटने वाली नहीं है। क्यों नहीं मिटेगी? क्योंकि इसने पृथ्वी के साथ हजारों सालों से एक संबंध बना रखा है, जन जन का संबंध बना हुआ है। जब तक यह भाव प्रबल है, तब तक राष्ट्र अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर अमर है। अशोक के फूल निबंध पढ़िए आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उस निबंध की याद आ गई इन पंक्तियों को पढ़ते हुए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी यही बातें कही हैं कि न जाने कितनी धाराओं को मेल मिलाता मनुष्य की ये जो धारा है, न जाने कितनी धाराओं को मिलाती, छोड़ती, बदलती, तोड़ती, कई घाटों का निर्माण करती ये धारा बहती चली जा रही है और अब भी अनहत है, अब भी दुर्दम्य है, आगे बहती चली जाएगी। अनेक उतार चढ़ाव इतिहास में आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे राष्ट्र रह ही नहीं जाएगा, जन रह ही नहीं जाएंगे, सब मिट जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन उतार चढ़ावों को पार करके राष्ट्र निवासी जन तमाम तरह की जो लहरें हैं, उठती हुई लहरें, उन लहरों के सहारे, ये लहरें किस चीज़ की हैं? जिजीविषा की, अदम्य जीवन शक्ति की, उसके सहारे वो आगे बढ़ते हुए आज तक अमर और अजर है, अजर और अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। एक उपमा दिया है कि मनुष्यों की धारा रुकती नहीं है, मनुष्य रुक जाते हैं, मनुष्यों की धारा नहीं रुकती। एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, क्रम चलता रहता है। नदी के जैसे प्रवाह, एक जल आया वो आगे बढ़ गया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ये धारा बिल्कुल वैसी ही है जैसे नदी की धारा होती है, जो अपनी तीक्ष्णता से, तीव्रता से चट्टानों को रगड़ करके नए घाट बना देती है। मनुष्यों के जीवन की धारा भी ऐसी है, जन के जीवन की धारा भी ऐसी है। उसने इस इतिहास में, समय के अंतराल में न जाने कितने नए घाट, न जाने कितनी नई चट्टानों को चूर करके नए रास्ते तैयार किए, अपने श्रम से, अपने कर्म से, अपने विवेक से, और आगे भी करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आपने देखा कि राष्ट्र के स्वरूप में जन एक महत्वपूर्ण अंग है और उसका और पृथ्वी का कितना गहरा संबंध है, ये आपने जन वाले इस अंश में देखा है। प्रिय छात्रों, इसके पश्चात वासुदेव शरण अग्रवाल ने संस्कृति पर चर्चा की है। वो भी बहुत ही रोचक विषय है, उस पर भी हमें विस्तार से बात करनी है, लेकिन उसे हम अगले वीडियो के लिए रखते हैं। और इसी के साथ राष्ट्र का स्वरूप के इस अंश को हम समाप्त करते हैं। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।